धर्मेंद्र जी थम्स अप करके बताना। स्टार्ट। ओके। तो प्यारे बच्चों, हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज की पहली टेस्ट सीरीज, मतलब पहला टॉपिक हमने पूरा किया और उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं आपके सामने। तो उस दिन हमने किए थे कुछ 10-11 प्रश्न, उसमें एक प्रश्न में करेक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी स्टार्ट करते हैं आगे से। आप भी मेरे साथ हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो सामने बैठे हैं वो भी हमारे साथ हैं। कुछ नए नवेले हैं, कुछ पुराने हैं। ओके, तो चलिए देखो पहला प्रश्न, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। क्रो एंड क्रो के अनुसार, किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है वह क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति। परीक्षा में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है, हर शब्द पे गौर करना होता है, हाथ हटाओ गालों से। शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द मैन। पर कौन सा मैन? जो शिक्षा के प्रक्रम से गुजरता है। दूसरा, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, कंडीशंस। तीसरा, व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर। चौथा, व्यक्ति का मानसिक जीवन, मेंटल लाइफ ऑफ ए पर्सन। अब परिभाषा नहीं पूछी। क्रो एंड क्रो के बारे में हर बच्चा जो पढ़ता है वो केवल इतना ही जानता है। क्या जानता है? जो आप जानते हो। क्या जानते हो आप? बताओ क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान यस जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। हमको इतना ही पता है और ये परीक्षा में आया है। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? तो उस स्टेटमेंट से हमको आंसर निकालना है। तो बताओ आप, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखने के अनुभव होते हैं उनकी व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने बोला। अब यहां क्रो एंड क्रो की परिभाषा सेम एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में नहीं है। हमको बताना है कि क्या उस स्टेटमेंट का अर्थ है, कौन से ऑप्शन में है। बहुत अच्छा प्रश्न था। हमने बोला ना एक सवाल जिंदगी बनाता है। बता सकते हैं आप? बोलिए कौन सा हो सकता है? जस्ट गेस, तीर चलाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बताओ निर्मा। पहला, जैसे आप बोल रही है पहला, शिक्षा के प्रक्रम से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति। तो आपने ये बात बताई है, ये दरअसल स्किनर की है, क्योंकि स्किनर ने बोला था कि शैक्षिक संस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार। क्रो एंड क्रो ने तो नहीं बोला था। उन्होंने तो बोला था कि कहीं भी सीखो, जरूरी नहीं स्कूल में, जरूरी नहीं शिक्षा से जुड़ी हुई। प्रशांत राइट है। यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम जहां भी अधिगम अनुभव लेते हैं वो सारी शिक्षा है। इसका मतलब सही जवाब होगा सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। राइट आंसर। बात समझना, जहां भी जिस भी परिस्थिति में हम सीखते हैं उसको क्रो एंड क्रो ने बोला है, उस परिभाषा से सब प्रश्न निकलता है। नेक्स्ट, अगला सवाल। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ध्यान देना बच्चों, यहां पे नहीं है बोला है, ठीक है। इसका मतलब 3 चीजें तो हैं, एक नहीं है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड ब्रांच। दूसरा, शिक्षा का विज्ञान, साइंस ऑफ एजुकेशन। तीसरा, एक धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। चौथा, एक मानक या नॉर्मेटिव विज्ञान। बताओ 1 2 3 4 4। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? एनीबडी? जल्दी बताओ, आ जाओ ना कोई, तुम आओ। क्या नाम है? अंकिता। ओके, अंकिता आई है हमारे बीच में, वेलकम। आप भी ऐप वाले बच्चों। अंकिता हमसे ऑफलाइन पढ़ती है। ऊपर करो, बात करो। हमें पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। हाँ, पील महोदय। मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, लेकिन अनुप्रयुक्त शाखा है कि नहीं है। क्या मतलब होता है इसका? अप्लाइड साइंस, ये प्रयोग मतलब सैद्धांतिक नहीं है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। सैद्धांतिक नहीं है, प्रयोगात्मक है। यस। ये एक मानक यानी नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। ये नहीं है। हाँ, आपके अनुसार आंसर? मेरे अनुसार डी। डी, चौथा। हाँ, ओके, और बताना चाहोगे कैसे, क्यों? क्योंकि ये सैद्धांतिक है इसमें। हाँ, इसमें सैद्धांतिक चौथे में,
तो चौथे का मतलब क्या है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक है, बाकी सब बाकी सब प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक है, या फिर ज्यादा बेहतर है व्यवहारिक है। बाकी दोनों क्या है? व्यवहारिक। व्यवहारिक है। ओके, इधर सबको बोलो। अशोक सर से पढ़ के आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। आप खुद का बताती ना। ओके, थैंक यू अंकिता। एक बार ताली बजा दो, इनोसेंट सी लड़की है। अच्छा बताया आपने, सही बताया आपने। एक्चुअली सुन रहे हो ना? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो हम पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है। तो क्या है में हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है कि नहीं? बोलो, है। मुझे एक से ही तकलीफ होती है, आपने दोनों लगा लिए। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विषय है कि नहीं? है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विषय है कि नहीं? है। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विषय है कि नहीं? है। क्यों है सामाजिक? क्योंकि इसमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो डायनेमिक है, बदलता हुआ है, इसलिए सामाजिक है। तो ऐसी कोई बात है, सामाजिक विज्ञान यस, व्यवहारिक विज्ञान यस, प्रयुक्त विज्ञान यस। लेकिन अगर आ गया मानक विज्ञान नहीं, शुद्ध विज्ञान नहीं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। और यहां ऐसा ही सवाल दिया था। नॉर्मेटिव का मतलब यह होता है कि जहां पे आदर्श की बात हो, जहां पे नियमों सिद्धांतों की बात हो, तो यहां नियम सिद्धांत बनते नहीं है बल्कि उनको लागू किया जाता है। इसलिए परीक्षा में जाने कितनी बार यह प्रश्न घूम घूम के पूछा जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव, कई बार मानक शब्द आता ही नहीं है। हिंदी में भी क्या जाता है? नॉर्मेटिव, ऐसे लिखा हुआ नॉर्मेटिव। तो आपको दिख जाए जहां पे भी नॉर्मेटिव ऑप्शंस परीक्षा में, आप आंख बंद करके कर देना कि साहब ये तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता। लिहाजा इसका राइट आंसर है मानक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता। मनोविज्ञान की एक अप्लाइड ब्रांच बिल्कुल है, शिक्षा का विज्ञान बिल्कुल है, पिल ने बोला है। धनात्मक विज्ञान बिल्कुल है। एक बात ध्यान रखना, धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, पॉजिटिव साइंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इसलिए कई बार अगर आपको धनात्मक शब्द नहीं मिले तो इसके स्थान पे क्या मिल सकता है? बोलो, दूसरा हिंदी का सकारात्मक। शाबाश। तो सकारात्मक विज्ञान है तो भी ओके, धनात्मक है तो भी ओके। और एक शब्द और है, विधायक। शाबाश, विधायक है तो भी ओके। नाइस। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। इनमें से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्षेत्र नहीं है। ये मैं आपसे पूछूंगा सबसे। 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से पढ़ना। सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम निर्माण। याद है अपनी क्लासेस? इशारा करके बताना 1 2 3 4। सुनीता, क्या बात है, क्या बात है। आप बताओ। 1 2 3 4, थर्ड। शाबाश। हमारे यहां के सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है खेलों का प्रशिक्षण। सही जवाब क्या है? खेलों का प्रशिक्षण। कुछ लोग बोलेंगे साहब शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया शामिल है। बिल्कुल है। क्या होता है सीखने की प्रक्रिया में? याद है आपको? क्या था सीखने की प्रक्रिया में? अभी सेकंड ग्रेड में आया था। सीखने की प्रक्रिया में कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, इन सब की प्रोसेस की बात की जाती है। मापन मूल्यांकन होता ही है। ठीक है। अब यहां कुछ लोग बोलेंगे क्या शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम का निर्माण भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। ये कौन से हेड में है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के कल 6 हेड बताए थे। किसने बताए थे? आपने बताए थे। आपका क्या नाम है? रीना ने 6 बताए थे। याद है? कौन सा पहला कौन सा बताया था? अधिगम कर्ता, दूसरा अधिगम प्रक्रिया, तीसरा अधिगम परिस्थिति, चौथा शिक्षण परिस्थिति, पांचवा निष्पादन का मूल्यांकन और छठा शिक्षक। शाबाश। तो उसमें ये पाठ्यक्रम निर्माण किसमें था? शिक्षण प्रक्रिया। किसमें था? शिक्षण प्रक्रिया। राइट, शिक्षण प्रक्रिया में था। बिल्कुल था। यानी एक शिक्षक डिसाइड करता है कि कौन सी विषय वस्तु बच्चों को प्रेजेंट करें। ठीक है। आपको आपको आपके पास ऐप वाली क्लासेस जाती हैं सबके पास? ऑफलाइन वाले? आपने ऐप डाउनलोड किया है? आधार वाला ऐप डाउनलोड किया है? नहीं किया? आज करना। उसमें सारी क्लासेस हैं अभी तक की फ्री, और आपके लिए तो शायद दे देंगे पूरा। तो कुछ चीजें जो आपको ऑफलाइन में नहीं बताई वो ऐप पे जरूर मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये वाली बात उसमें। नेक्स्ट, कल लेंगे अपन। कल से आज से शुरुआत करने वाला था, पर आज एक कुछ बच्चे हैं जो किसी कारण से नहीं है, तो कल से अपन शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक। और कल पढ़ के आना। कल पढ़ेंगे हम बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान में सारी चीजें आएंगी। पियाजे भी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की भी पढ़ेंगे, ब्रूनर भी पढ़ेंगे, फ्रॉइड भी पढ़ेंगे, कोहलबर्ग भी पढ़ेंगे, अर्नोल्ड गेसल तक पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शुद्ध मनोविज्ञान में शामिल की जाती है? इनमें से कौन सी शुद्ध मनोविज्ञान, ध्यान रखना, दिस इज एग्जैक्ट साइंस नॉट पॉजिटिव साइंस। सवाल आया परीक्षा में, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, नैदानिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान। तीर चलाओ, बोलिए। शिक्षा मनोविज्ञान के साथ कौन कौन जाएगा, हाथ खड़ा करो। इसका उत्तर एकदम गलत। अभी बात करी थी शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है, बहुत अनुप्रयुक्त है। सुन लो, मनोविज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली है सिद्धांतिक, इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरेटिकल। सिद्धांतिक जो शाखाएं हैं उनको बोलते हैं शुद्ध, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। और दूसरी होती है व्यवहारिक। क्या होती है? व्यवहारिक। और व्यवहारिक को हम कहते हैं प्रयुक्त या अप्लाइड, ये प्रयुक्त है। इसको नोट डाउन कर लेना सब लोग। सिद्धांतिक और शुद्ध मनोविज्ञान वो हैं जिनमें रिसर्च किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसमें खास बात क्या होता है? सिद्धांतों, नियमों का निर्माण। मोटे तौर पे इतना समझ लें, इसमें सिद्धांतों का निर्माण होगा। क्या होगा? सिद्धांतों का निर्माण। और इसमें सिद्धांतों का क्या होगा? प्रयोग। अप्लाई करेंगे, अप्लाई, सिद्धांतों का प्रयोग। यानी हमारे सामने बहुत से इश्यूज होते हैं, एजुकेशनल इश्यूज। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में, उद्योग में बहुत से लोग, तो उनके इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज, तभी तो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल था। तो इनमें सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, इनमें सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? अब इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना कि जहां पे फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं उनकी बात की जाती है, सामान्य नियमों की बात की जाती है, स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं की जाती, वो सारे शुद्ध मनोविज्ञान कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में 3-4 एग्जाम्पल जो परीक्षा में आपके लिए आते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान भी है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी भी इसमें है। असामान्य मनोविज्ञान के रूल्स, नियम, सिद्धांत इसमें है, असामान्य मनोविज्ञान। इसी तरह से विकासात्मक मनोविज्ञान इसी में है, विकासात्मक मनोविज्ञान। और इसी तरह से बाल मनोविज्ञान भी इसी में है, बाल मनोविज्ञान। इसके अलावा समाज मनोविज्ञान और बहुत सी बातें हैं। अप्लाइड के एग्जाम्पल लें तो 1 नंबर पे बोलिए हम लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। क्या ले लेंगे ताकि आपको याद रहे, इस पे सवाल आता है। शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड है, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अलावा 2 नंबर पे हम लेते हैं उसको जिसमें सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, ऐसा सवाल है। यस, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उसको बोलेंगे नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल। क्या होता है ये जानते हैं आप? इसमें जितने भी, कौन सी डिजीज, मेंटल या साइकोलॉजिकल, यस, जितने भी मानसिक विकार हैं, जितने भी बीमारियां हैं मन वाली, उनका सबका ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकल के थ्रू। इसमें दवाएं भी दी जाती हैं। गहरे डिप्रेशन है, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, इन सब का इलाज किया जाएगा। लेकिन इलाज के लिए बाकायदा थेरेपी दी जाएगी, मेडिसिन भी दी जाएंगी। लेकिन एक हल्की सी ब्रांच और है जिसमें केवल बात की जाती है, वो भी आपके अप्लाइड में है। आप में से कोई बता सकता है वो क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में वही लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं। लेकिन परामर्श मनोविज्ञान में कोई भी एक्सपर्ट परामर्श दे सकते हैं, जिसको बोलेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। तो नैदानिक और काउंसलिंग एक जैसी हैं, हिंदी में बोलेंगे परामर्श मनोविज्ञान। ये 4-5 एग्जाम्पल लिख लें, एक प्रश्न इसमें से परीक्षा में आता है जरूर। परामर्श मनोविज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी अप्लाइड हो गया, अनुप्रयुक्त हो गया, व्यवहारिक हो गया। एक नैदानिक मनोविज्ञान हो गया जिसको इंग्लिश में क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। एक परामर्श मनोविज्ञान हो गया जिसको काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से खेल मनोविज्ञान हो गया, स्पोर्ट साइकोलॉजी बोलते हैं, खेल मनोविज्ञान। इसी तरीके से आपका
इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक व संगठन मनोविज्ञान। तो ऐसा मिले कभी, क्योंकि औद्योगिक और संगठन में भी व्यक्तियों को डील करते हैं, ठीक है। औद्योगिक व संगठन या संगठनात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं इसको, या फिर फोरेंसिक एक नाम आपने सुना हो तो कभी। फोरेंसिक में क्या होता है जानते हैं आप? नॉट ओनली डेड बॉडीज, फोरेंसिक एक्चुअली हम लोग इसमें रहे थे, मैं पुलिस में था ना, तो कभी भी कोई भी वारदात होती है तो उसके कुछ ऐसे एविडेंसेस जिनको हम बिना किसी एक्सपर्ट और मशीनों, जैसे जैसे कोई फर्जी चेक काट दिया किसी ने तो उसमें डेड बॉडी नहीं है, फर्जी चेक आपके साइन फर्जी है कि नहीं है, या आपके हैंडराइटिंग है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए बाकायदा भेजा जाता है। जयपुर में है फोरेंसिक लेबोरेटरी, तो वहां वो मिलाते हैं कि ये आपकी राइटिंग नहीं है, ये इसकी है, ये इसकी नहीं है, कूट दस्तावेज, ऐसे ही बहुत से ब्लड के सैंपल और बहुत सी चीजें, इस पिस्टल से ये गोली चली है कि नहीं गोली चली, ये सारी चीजें जांच होती है। इसलिए फोरेंसिक साइंस लॉ में काम आती है, कोर्ट में काम आती है, क्राइम में काम आती है। तो ये 6 एग्जांपल आप जरूर लिख लें और उधर 4 नाम जरूर लिख लें। लिखा सबने? इधर 4 उधर 6 लिखे। बोलिए, सैद्धांतिक मनोविज्ञान का दूसरा नाम क्या है? बोलिए, शुद्ध मनोविज्ञान। क्या नाम है? शुद्ध। क्या हम इसको सकारात्मक या विधायक बोल सकते हैं? बोलो। नो, इसको नहीं बोल सकते। उसको बोल सकते हैं व्यवहारिक या प्रयुक्त या सकारात्मक, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान से याद रख लेना। तो इसके एग्जाम्पल में 4 मोटे तौर पे 4 ब्रांचेस की बात करी हमने। पहला सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, दूसरा असामान्य अबनॉर्मल साइकोलॉजी, तीसरा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चौथा चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको पता है विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में क्या फर्क है? पढ़ेंगे हम इसको, बताओ। और डिफरेंस क्या है? बाल मनोविज्ञान में तो केवल परिपक्वता तक अध्ययन करते हैं और विकासात्मक में जीवन भर। यस, पढ़ेंगे अपन, ये कल ही पढ़ेंगे। ओके, दूसरा है व्यवहारिक या प्रयुक्त। व्यवहारिक या प्रयुक्त में क्या होता है? सिद्धांतों का उपयोग या निर्माण। व्यवहारिक में सिद्धांतों का उपयोग होता है कि निर्माण होता है? उपयोग होता है। और सैद्धांतिक में निर्माण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोरिटिकल ब्रांचेस, थ्योरी वाले, और उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। ओके, तो व्यवहारिक और प्रयुक्त मनोविज्ञान में कौन कौन से हैं? पहला बोलो, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन होता है? हमारे जो मनोरोग हैं उनका अध्ययन होता है ना, मानसिक विकारों का अध्ययन होता है। और अगला क्या है? परामर्श मनोविज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग में और क्लिनिकल में क्या फर्क है? काउंसलिंग तो कोई भी काउंसिल कर सकता है, एक्सपर्ट, लेकिन क्लिनिकल में डॉक्टर जरूरी है, डिग्री जरूरी है, मेडिसिन भी होती हैं। इसी तरह से खेल मनोविज्ञान, अगला औद्योगिक व संगठनात्मक मनोविज्ञान, फोरेंसिक साइकोलॉजी। अब देखो वो सवाल, कौन सी, क्या पूछा है? शुद्ध मनोविज्ञान में शामिल की जाती है। बोलिए बोलिए। यस, नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिक साइंस, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइंस, और खेल मनोविज्ञान, ये तीनों की तीनों प्रयुक्त हैं। और बाल मनोविज्ञान क्या है? सैद्धांतिक है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? बाल मनोविज्ञान। इसकी जगह विकासात्मक मनोविज्ञान होता, सामान्य मनोविज्ञान होता, तो अपना आंसर होता। नेक्स्ट, अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। 4 ऑप्शंस, ये किसी का स्टेटमेंट उठा के दिया है यूं का यूं। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। बोलिए कौन सा आंसर? कौन सा? ABCD, बी राइट आंसर। ये स्टेटमेंट, एक परिभाषा किसने दी थी? स्किनर साहब ने। किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। स्किनर ने और भी बहुत सी परिभाषाएं दी थी, याद है आपको? स्किनर ने मनोविज्ञान को सीखने का विज्ञान बताया था, या सीखने और सिखाने दोनों का? दोनों का। वही स्किनर है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है? संपूर्ण को एलिमेंट्स, पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं, से अधिक माना जाता है। प्रकार्यवाद, निर्मितवाद, गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद। बोलिए, करोगे एक्सप्लेन? कौन करेगा? प्रशांत आ जाओ तुम, तुम्हारा हमने पिछली बार काफी नाम लिया, तुम थे नहीं। ओके प्रशांत, इनको अच्छी तरह करो एज ए टीचर। ये दोनों एक में ले लो, ये पेन ले लो हाथ में, दोनों एक हाथ में ले लो।
समझाने के लिए मैं इसलिए इनको ला रहा हूं सामने कि आप इनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो। द क्वेश्चन इज, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है? अवयव मीन्स पार्ट्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट मैक्स वर्दमैन सेड सम ऑफ, आई मीन गेस्टाल्टवाद, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। दैट मीन्स जो पार्ट्स है उससे होल हमेशा बड़ा ही होगा। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 5 फेनोमेना डिस्कवर किया था, उन्होंने टर्म दी थी 5 फेनोमेना। उन्होंने बताया था कि जो गेस्टाल्टवाद है वो सबसे बड़ा है, और आई मीन जो उसके पार्ट्स है उससे बड़ा होता है होल। उन्होंने थ्योरी दी थी। किसके बाद? इसका सही जवाब सी होगा, गेस्टाल्टवाद। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स। निर्मितवाद ब्रूनर पियाजे। संज्ञानवाद वाइगोस्की, ब्रूनर, लेव वाइगोस्की, ब्रूनर और जीन पियाजे। मैक्स वर्दिमर, कुर्दकोफ्का और कोलर। मानवतावाद अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। यस सर। थैंक यू बेटा। प्रशांत थे ये जो कल नहीं थे। मैडम आपका नंबर है, आओगी ना? अब मैं बुलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल नहीं है। चलिए देखते हैं, है ना? आप थोड़ा सा बता देना। चलिए तो इसका जवाब देखिए बच्चों, पढ़िए। मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय में, हमने आपको बताया था कि गेस्टाल्टवाद इसका आंसर है। कौन सा आंसर है? गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद किसके रिएक्शन में आया था? संरचनावाद के रिएक्शन में आया था। किस बात का रिएक्शन था? यस, संरचनावाद अंशों की बात करता है, पार्ट्स की बात करता है, और गेस्टाल्टवादी किसकी बात करते हैं? यस, होल की बात करते हैं, होलिज्म की बात करते हैं, एज ए होल की बात करते हैं ना। और इसके लिए मैक्स वर्दिमर का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि समग्र हमेशा अंशों के योग से अधिक होता है, क्योंकि जो बात समग्र में है वो अंशों के योग में नहीं। हमने आपको एग्जांपल दिया था शायद ऑफलाइन क्लासेस में कि आपके खूबसूरत चेहरे की बात करें, सुन रहे हो ना? कि आपका खूबसूरत चेहरा है, ओके। अब कोई अगर बोले कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप अंशों के रूप में अलग अलग कर लें, फिर उनका जोड़ कर दें, तो अगर हम जैसे अपनी मूवी देखिए, मान लो किसी की केवल आईज दिखाएंगे, आंखों पे कैमरा गया, बहुत गौर से ध्यान से देखिए उन आंखों को, गौर से देखा आपने 10 मिनट तक। उसके बाद उसी चेहरे की नाक पे वो कैमरा जाता है, नाक को ध्यान से देखो, फिर गाल को ध्यान से देखो, एक ही फेस है, आपको अलग अलग पार्ट्स दिखा रहे हैं। फिर आईब्रो ध्यान से देखिए, ओके। फिर बाल, ठोडी, कान, एक एक पार्ट कुछ नहीं छोड़ा, फेस में जो भी था ना सब ले लिया, लेकिन पार्ट्स के रूप में लिया, आपको खूब दिखाया एक एक चीज। क्या आप बता सकते हैं वो चेहरा कैसा दिखता है? बोलिए, नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक साथ एक पल के लिए आपको झलक पूरे चेहरे की दिखा दें तो बोलिए आप बता सकते हैं कैसा दिखता है? यस, ये कमाल क्यों हुआ? क्योंकि संपूर्ण होल जब एक साथ दिखाया जाता है तो परसेप्शन होता है, चीजें समझ में आती है। ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे वर्दिमर। कौन थे? वर्दिमर। और 5 फेनोमेना की बात मैं आपको बता चुका हूं। गेस्टाल्टवाद पे जरूर प्रश्न आता है, गेस्टाल्टवाद को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में। यहां प्रकार्यवाद दिया था, यह भी संरचनावाद के विरोध में आया था, पर किस बात के, कौन से प्रकार्यवाद संरचनावाद के रिएक्शन में आया था? विलियम जेम्स ने दिया था। किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। 3 नाम साथ में थे, एंजिल, डीवी और हार्वेकार। आप मेरे को बताएं, प्रकार्यवाद संरचनावाद की कौन सी बात के रिएक्शन में आया था? कोई भी बताए मेरे को। सिंपल, संरचनावादी और प्रकार्यवादी दोनों में एक समानता थी कि दोनों ही मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? चेतना का। लेकिन संरचनावादी तो बात करते थे स्ट्रक्चर की, तत्वों की, और ये बात करते थे किस तरह से चेतना कार्य करती है उसकी। तो ये फर्क था। ओके, निर्मितवाद हम बता ही चुके हैं, मानवतावादी 2 लोग हैं ही बता ही चुके हैं, तो इसका सही जवाब है गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट, अगला सवाल। तुलनात्मक मनोविज्ञान संबंधित है, ये बताइए आप लोग। तो
प्रश्नों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो? जैसे कभी हम वहां पे जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आपको मेनू दिया जाता है, मेनू में दिया जाता है कि ओके एक पराठा 30 रुपए। तो आप बोलेंगे साहब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? तो अचार है, तो क्या अचार का पैसा लगता है? फ्री। तो ये प्रश्नों के रूप में कुछ बातें ऐसी होती है जो आपसे डिस्कस क्लास में नहीं की जाती, यहां आपको केवल पहली बार वो देखने को मिलते हैं, पर दोनों मिलके ही फिर ब्रेकफास्ट होता है। तो ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट्री ये सवाल है। तुलनात्मक मनोविज्ञान संबंधित है मनोविश्लेषणवाद से, प्रकार्यवाद से, संरचनावाद से या व्यवहारवाद से? बोलिए गेस करके। आप बताओ मोनिका, क्या हो सकता है? गेस करो, गेस। चलिए, ये क्या है तुलनात्मक मनोविज्ञान? कभी नाम सुना आपने? ओके, सुने, ये क्या है सुने। हर एक लफ्ज परीक्षा में आता है, आ चुका है। यानी साइकोलॉजी में जब नॉन ह्यूमन कौन होता है? मनुष्य के अलावा। तो मनुष्य के अलावा कौन है? पशु पक्षी है कि नहीं? तो जब पशु पक्षियों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाए कि उनके अंदर भी क्या चलता है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं मेंटल प्रोसेस होता नहीं, पर कुछ कहते हैं होता है। तो पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और फिर उसकी तुलना इंसानों से करते हैं। इस मनोविज्ञान की ब्रांच को बोलते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। हम पढ़ते हैं ना, थोंडाइक ने बिल्ली पर किया, पेवलोव ने कुत्ते पे किया, तो पशु पक्षियों पे प्रयोग करते हैं, साइंस में भी ऐसा करते हैं। और फिर उनके जो रिजल्ट हैं उनकी तुलना किससे करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर से करते हैं। तो ये ब्रांच बहुत अच्छी है जिसका नाम है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो अब आप बता सकते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान इनमें से किससे संबंधित हो सकती है? व्यवहारवाद। राइट आंसर, शाबाश, व्यवहारवाद राइट आंसर है। और क्या ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये परीक्षा में आए हैं? बोलिए आए हैं? यस, एक बार नहीं 10-10 बार। और मैंने जो आपको प्रश्न कराए हैं उनसे बाहर आपको परीक्षा में कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ ऐसा मेरे को मिला तो मैं वापस भी आऊंगा इस पे, ठीक है ना? अपन परीक्षा तक कर लेंगे। तो एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपने किया नहीं होगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था, सीटेट में आया था, कई बार रिपीट हो गया। यानी सुमेलित करना है। अब यहां दिक्कत क्या आती है, सुन लो बच्चों, कि यहां पे हमने केवल हिंदी में लिखा है, पेपर में इंग्लिश में मिलेगा, तो इंग्लिश में ज्यादा आसान रहता है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंग्लिश की चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी, हालांकि यहां तो थोड़ी सी टाइपिंग में उसने भी छोड़ दी। मनोवैज्ञानिक एक व्यवहारवादी की नजरों में, की नजर में, ये पूरा है। लेकिन वास्तव में इसको इंग्लिश में हम लिखें तो इंग्लिश में क्या आएगा? साइकोलॉजी। सुन रहे हो ना सब लोग? एज ए बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ये शायद आपकी ऑफलाइन क्लास में मैंने नहीं बताया था, तभी आप बता नहीं पा रहे हो ना? यस, ये इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है। अब मनोविज्ञान के सिद्धांत पता नहीं क्या है, लेकिन इंग्लिश में लिखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। बहुत आसान है, सबको पता है। बोलिए है? ये दूसरी बात, पेडागोजिक क्रीड, ये तो इंग्लिश हिंदी एक ही है। एक्चुअली ये माई पेडागोजिक क्रीड है। ये एक शोध पत्र था जो बाद में बुक के नाम से पब्लिश हुआ। शिक्षा की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि किताबों के नाम जो इंग्लिश में है उनको हिंदी में लिख के भी परीक्षा में दिया जाता है, जैसा कि यहां पे दे दिया। बाकी जनरली उधर भी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आता है और इधर तो इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन था ही था। तो बच्चों सुन रहे हो ना मेरी बात? हम सभी इन बातों को जानते हैं। दरअसल ये जो है साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, मनोविज्ञान व्यवहारवादी की नजरों में, ये एक बहुत बड़ी घटना थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। और ये घटना थी दरअसल वाटसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, उसमें पहली बार एक सेमिनार करी थी। और उस सेमिनार में उन्होंने बहुत से लोगों के सामने और कुछ एक तरीके से शोध पत्र था उनका, उसको पढ़ा था। और उसी को दूसरे दिन उन्होंने एक साइकोलॉजिकल रिव्यू मैगजीन छपती थी अमेरिका में, उसके एडिटर भी वाटसन थे, उसमें उन्होंने इसको छपा। जब ये छपा तो ऑथेंटिक रूप से व्यवहारवाद की शुरुआत मानी गई। अगर आपको कोई पूछ ले व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई, तो 1913 में। कौन से देश में हुई? अमेरिका में। किसने करी? वाटसन ने करी। और ये शुरुआत जिस महत्वपूर्ण बात से होती है वो है ये, क्योंकि ये एक आर्टिकल छपा था।
ये आर्टिकल वाटसन ने छापा था। ओके, दूसरी बात, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी हम सब जानते हैं, किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। कब लिखी थी? 1890 में। कब लिखी थी? 1890 में। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हम सब जानते हैं, ब्रूनर की बुक है, 1960 में आई थी। कब आई थी? 1960 में। और एक और खास बात, माई पेडागोजिक क्रीड, ये एक बुक है जो 1897 में आई थी। कब आई थी? 1897 में। और इसको लिखने के साथ ही जो इसके लेखक हैं, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, पेडागोजिक क्रीड के जो लेखक हैं वो फर्स्ट पेडागोजिस्ट माने जाते हैं। हम सब जानते हैं पेडागोजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षण शास्त्र। तो पहले शिक्षा शास्त्री कौन है? यस, कौन है? जॉन डेवी हैं। कौन है? जॉन डेवी। तो ये बहुत प्रसिद्ध किताब जॉन डेवी ने लिखी थी और इसी किताब के कारण से वो पहले शिक्षा शास्त्री माने गए। तो पेडागोजी नाम आते ही याद रख लेना जॉन डेवी, क्योंकि पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है कि नहीं। पहले शिक्षा शास्त्री कौन? जॉन डेवी। तो इसके लेखक कौन हो गए? जॉन डेवी। तो डेवी। मनोविज्ञान के सिद्धांत हो सकता है याद नहीं रहे, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? विलियम जेम्स ने लिखी। मनोविज्ञान व्यवहारवादी की नजरों में वाटसन वाली बात है, तो ये वाटसन साहब आए कि नहीं आए? और शिक्षा की प्रक्रिया ब्रूनर। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने लिखा? ब्रूनर। तो इसमें देखिए एक के सामने क्या आ जाएगा? 4 1 4 1 3 2। कौन सा हो गया? सी। शाबाश बच्चों, आप इस तरह से करेंगे ना, परीक्षा में आपको बहुत आसानी रहेगी, मजा आ जाएगा आपको। हो सकता है एक आध नहीं भी आए तो भी आपका सवाल गलत नहीं होता है। हालांकि आपको एक बार और पढ़ना है, हम परीक्षा से पहले आपको 3 बार रिपीट करा देंगे, तो गारंटी रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बार कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मुश्किल नहीं है ना मैडम, पर आपको रोज आना पड़ेगा। आओगी ना? रोज, मिस नहीं करना है। वो कल बच्चे थे वो आए ही नहीं, आज कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सर सर सर। यही तो होता है। आपको पता है कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मैं 7th क्लास में एक दिन मैथ्स की क्लास मैंने मिस कर दी। आज तक वो कॉन्सेप्ट मेरा अधूरा है, काश मैं उस दिन मिस ना करता। बोले ऐसा होता है प्रशांत, ऐसा होता है। और फिर यहां तो कमाल ही कमाल है, हर शब्द में सवाल है। नेक्स्ट, ओके, आत्मसिद्धि का संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जल्दी से आगे बताए इसको। कौन बताएगा? यस, जल्दी से, एनीबॉडी। कोई भी वापस आप आ जाओ मैडम, आ जाओ। क्या है तुम वापस नहीं, जल्दी आओ। यस 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 यस, वेलकम वेलकम वेलकम। ऐसा अच्छा लगता है, खुद आओ तो अच्छा लगता है। नाम बताओ। अरे वाह, प्रियंका नाम में जादू है। आपका भी नंबर है। अपना क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि का संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? ए ऑप्शन है प्रकार्यवाद, बी है मनोविश्लेषणवाद, सी ऑप्शन है मानवतावाद और डी ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जी सर, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद से, हाँ, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनो, हाँ हाँ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये 50 की बात है, ठीक है ना? 50 में है दोनों। तो क्रम नहीं है, क्रम फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं कि 3 नंबर इसको करें, क्रम एक ही रखना है, पहले नंबर वाला। तो कौन सा है? संरचनावाद। एक लास्ट में जो आजकल लेटेस्ट है, बायोसाइकोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर है मानवतावाद। मानवतावाद है के संप्रदाय कार्ल रोजर्स और इब्राहिम मेस्लो ने, 2 लोग थे, इब्राहिम मेस्लो और कार्ल रोजर्स। तो मानवतावाद में ये है कि मानवतावादी हैं वो मानव के व्यवहार और जो मनोविश्लेषणवाद है उनके वो विरोधी रहे हैं, क्योंकि व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद के विरोधी रहे हैं। व्यवहारवाद में क्या होता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और मनोविश्लेषणवाद है उसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है।
मानवतावाद में मानव के व्यवहार का जिम्मेदार वातावरण वातावरण को माना जाता है, विश्लेषण में अचेतन को। मानवतावाद, मानवता ये मानवीय संबंधों को महत्व देते हैं, अंदर से अंदर से हाँ, जो विशेषताओं के बारे में। ये आत्मसिद्धि तो इन्होंने किसने दिया? ये मानवतावादियों ने दिया, अब्राहम मेस्लो ने दिया था जी सर, और कार्ल रोजर्स। तो इसका राइट आंसर है सी, मानवतावाद। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत सी बातें बताई है ना। देखो सुन रहे हो ना मेरी बात। मानवतावादी दो हुए हैं, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने हम पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाया भी नहीं हमने, ठीक है ना। हायरार्किक नीड थ्योरी पढ़ेंगे हम, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसमें सबसे सर्वोच्च आवश्यकता 5 नंबर पे किसको माना था? आत्मसिद्धि को। किसको माना था? और आत्मसिद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरे को याद है एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, सुन रहे हैं आप लोग? क्यों मेरे बच्चे ज्यादा आगे जाते हैं? सवाल पूछा गया था स्व यथार्थीकरण। सुन रहे हो मेरी बात? स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? अब वो मासूम बच्चे जो जानते थे कि मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, कितनी? 5, और 5वीं आवश्यकता का नाम आत्मसिद्धि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आत्मसिद्धि को क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उनको क्या हुआ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थीकरण, स्व का मतलब इंग्लिश में सेल्फ, यथार्थ को क्या बोलते हैं? एक्चुअल, तो यथार्थीकरण को एक्चुअलाइजेशन। तो जिन बच्चों को यह पता था उन्होंने कहा कि साहब स्व यथार्थीकरण तो मैस्लो ने दिया है, नौकरी लग गई। और जिनको ये पता नहीं था स्व यथार्थीकरण को इंग्लिश में भी देख लें क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखा नहीं, उनकी नहीं लगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी ऐसा निकले कि जिसको बाद में पछताना पड़े, इसलिए हम साथ साथ में इंग्लिश की तमाम बातें आपको बताते हैं। तो दरअसल ये दिया था मैस्लो ने। किसने दिया था? खुद को पहचानो। और ये है मानवतावाद का एक हिस्सा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नव फ्राइडवादी है? विल्हेम वुंट, एरिक एरिक्सन, पील या सल्ली? जेम्स सल्ली। 4 ऑप्शन है, वुंट, एरिक्सन, पील, सल्ली। तो पहले तो हमको बताना है नव फ्राइडवादी का मतलब क्या होता है, तो सुन ले। हमने आपको बताया था सिगमंड फ्राइड ने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की बात करी। सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करी। हम पढ़ाएंगे अभी आपको, आपने पढ़ा नहीं है सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात करी ना। तो सिगमंड फ्राइड की बातों को बहुत से लोगों ने फॉलो किया, लेकिन एक बात पे वो नाराज हो गए। बोलिए कौन सी? सेक्स वाली बात पे। सेक्सुअल इंस्टिक्ट की बात फ्राइड ने बहुत ज्यादा कर दी, क्योंकि फ्राइड जो पढ़ेंगे ना आप, तो आप जानोगे कि हर चीज में उन्होंने सेक्स को डाल दिया। इस बात पे नाराज हो गए। नाराज होने वाले कम से कम 5 लोग थे। कितने थे? 5, जिनमें पहला नाम है कार्ल युंग। बोलिए क्या? कार्ल युंग। दूसरा नाम है एल्फ्रेड एडलर। बोलिए अल्फ्रेड एडलर। तीसरा नाम है एरिक फ्रोम। बोलिए एरिक फ्रोम। चौथा नाम है एरिक एरिक्सन। बोलिए एरिक एरिक्सन। 5वां नाम है केरेन हार्नी। बोलिए केरेन हार्नी। और 6 नंबर पे उनकी खुद की डॉटर अन्ना फ्रॉयड। उन्होंने इस बात में उनके खिलाफ अपनी अपनी बातें कही, इसलिए सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नव फ्राइडवादी। तो इनमें कौन सा एक है? एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन। एक बार परीक्षा में सवाल आया था, जीवन विस्तार। क्या सवाल आया था? जीवन विस्तार सिद्धांत किसने दिया? तो हम सब जानते हैं, हम आप पढ़ेंगे आगे जाके फ्राइड के बारे में, पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में। उन्होंने सबने बात करी है स्टेजेस की, तो वो स्टेज परिपक्वता तक खत्म हो जाती हैं। लेकिन एरिक्सन अकेले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटते हैं। बोले बांटते हैं ना, इसलिए इनका सिद्धांत जीवन विस्तार सिद्धांत कहलाता है। मैं पढ़ाऊंगा एरिक्सन आपको। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? जीवन विस्तार सिद्धांत कहलाता है। यही एरिक्सन है जिनकी सबसे बड़ी बात है किशोरावस्था की पहचान का संकट वाली। कौन सी बात है? पहचान का संकट। वो हम पढ़ेंगे बाद में। अब दोनों जाग रही हो लड़कियों? पहला ही दिन है आप दोनों का। ओके, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड? फर्स्ट ग्रेड आप आया करें, है ना। हमारे चैनल पे भी आया करें, मजा आएगा। ओके, इसमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आपके अपने यहां 3rd ग्रेड में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, और बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है। बहुत ध्यान से इसका जवाब देना है सामने देख के। मोनिका, आप कौन सा सही नहीं है? सॉरी, नहीं है। संरचनावाद जर्मनी, मानवतावाद अमेरिका, मनोविश्लेषण जर्मनी, व्यवहारवाद अमेरिका। क्यों? क्या बात है, यहाँ के सब बच्चों ने दे दिया।
संरचनावाद जर्मनी बिल्कुल सही है, क्योंकि विल्हेम वुंट और टीचनर ने जर्मनी में इसकी शुरुआत करी थी। जर्मनी आएगा ये। मानवतावाद कार्ल रोजर्स अब्राहम मैस्लो अमेरिका, व्यवहारवाद वाटसन अमेरिका, लेकिन मनोविश्लेषणवाद तो फ्राइड ने दिया था, जो वियना के थे। कहां के थे? और वियना तो कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया। तो जब ये परीक्षा में आया था तो उन्हीं बच्चों का सही हुआ जिनको पता था फ्रॉइड कहां के हैं? ऑस्ट्रिया के। कहां के हैं? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के। बात समझ में आई? तो सही जवाब हो गया सी। आप मेरे को बताओगे जीन पियाजे कहां के थे? जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के थे। परीक्षाओं में आपको पता है जीन पियाजे के बच्चों के नाम भी आ चुके हैं। 3 बच्चे, जैकलिन फर्नांडो नहीं, जैकलिन पियाजे। जैकलिन उनके घर में पहली बिटिया थी। जैकलिन लॉरेंस, तीसरा ल्यूसिन। यस, जैकलिन, लॉरेंट और ल्यूसिन, 3 बच्चे थे जीन पियाजे के। आपको पता है अपने यहाँ पे 3rd ग्रेड में एक सवाल आया था, आप सुन रहे हो मेरी बात? ये नहीं पूछा कि थोंडाइक ने किस पे प्रयोग किया, बोलिए किस पे किया? बिल्ली पर। पेवलो ने किस पे किया? कुत्ते पर। टोलमैन ने किस पे किया? चूहों पर। स्किनर ने किस पे किया? कबूतर और चूहे पर। वहां यह पूछा था जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किए? यस, उत्तर था अपने ही बच्चों पर। क्या आंसर था? अपने ही बच्चों पर। जिन्होंने अपने ही बच्चों समझ लिया उनका राइट हो गया। जीन पियाजे बेहतरीन मॉडल है, हम आपको कराएंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे में से हर बार 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो यहां समझना है जर्मनी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रिया है। अगला, किसी परीक्षण में पक्षपात तथा आत्मनिष्ठा की कमी। आत्मनिष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिविटी। आप मेरे स्टूडेंट हो, इन हर बातों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। 1 2 दिन 4 दिन 4 बार हम पढ़ लेंगे तो। सब्जेक्टिविटी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो जहां सब्जेक्टिविटी नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या वस्तुनिष्ठता? बोलिए। सही जवाब है डी, वस्तुनिष्ठता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? वस्तुनिष्ठता। लेकिन ये चारों बातें कमाल की हैं और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इनमें सवाल नहीं आया। कोई भी परीक्षा उठा के देख लेना। लेकिन सवाल यह है कि हम इनको आज तक समझे नहीं है। हम आपको बताएंगे ये क्या होती है। अभी बताऊं या बाद में? अभी बता दूं? शॉर्ट में बताता हूं। आप जानते हैं विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में क्या फर्क होता है? विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में क्या फर्क है? कोई भी तो सुने। देखो, वस्तुनिष्ठता में भी परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो नहीं बदलता। इसमें क्या होता है? इसमें जो जांच करता है ना उसके हिसाब से रिजल्ट बदल जाता है। जैसे अंकिता एक लड़की है, इनका असेसमेंट करिए तो मेरे को पूछेंगे अंकिता कैसी लड़की है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ती है। भेड़ा सर को पूछेंगे बोले खराब है, क्योंकि उनको जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो सब्जेक्टिविटी हावी होगी ना। मैंने तो इनका दूसरा मूल्यांकन किया, उन सर ने दूसरा किया। ये आत्मनिष्ठा है, ये सब्जेक्टिविटी है ना। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? सभी एक ही फैसला करते हैं, एक ही रिजल्ट आता है चाहे कोई भी हो। लेकिन विश्वसनीयता में क्या है? विश्वसनीयता में भी परिणाम नहीं बदलता, वस्तुनिष्ठता में भी परिणाम नहीं बदलता। लेकिन वस्तुनिष्ठता में क्या बदला? वस्तुनिष्ठता में क्या बदला बताइए? जैसे मैंने अंकिता को असेस किया और भेड़ा सर ने किया, क्या बदला? परीक्षक। शाबाश। जहां परीक्षक बदले फिर भी परिणाम नहीं बदला उसको क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठता। और विश्वसनीयता में बार बार, मतलब विश्वसनीयता में क्या होता है? इसमें भी परिणाम नहीं बदलता लेकिन समय बदलता है। क्या बदलता है? समय। जब अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण समान परिणाम दें तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। जब अलग अलग परीक्षक सेम रिजल्ट दें उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। व्यवहारिकता सिंपल है। और वैधता का मतलब होता है, बहुत ही बढ़िया सा मतलब होता है, फिर डिटेल में बताएंगे आपको। जिस परीक्षण के लिए हमने बनाया टू दी पॉइंट उसका पूरा होना वैधता है। तो यहां सही जवाब हो गया वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट। आप इतना जल्दी भी मत करो, बाकी ऐप पे भी बच्चे वेट कर रहे हैं ना, वो तो पढ़ ही रहे हैं। कोई नहीं, ये तपस्या है। आप बोले साहब 8 बजे आया था, कोई बात नहीं। आप अभी जितना मुश्किल है ना थोड़ा सा, वो कोई नहीं, बस का लफड़ा है। चलिए, दो प्रश्न हो रहे हैं। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, समग्रतावाद या गेस्टाल्टवाद, या प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म? ये बताओ। सी किसने बोला? क्यों बताओ?
प्रत्यक्ष अवलोकन गेस्टाल्टवाद में होता है। तीर चलाया आपने, कहां पढ़ा था? मेरे से? तो मैंने तो ये बताया नहीं। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटना है। नो नो लड़की, इट्स नॉट परसेप्शन, वो प्रत्यक्षीकरण था। ये है अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन। तो हमने आपको बताया था व्यवहारवाद अंतर्दर्शन का विरोध करता है और बहिदर्शन या अवलोकन या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की बात करता है। आपने बहुत अच्छा बताया। मोनिका, मोनिका ही नाम है, राइट? मोनिका, सही जवाब है व्यवहारवाद। सही जवाब क्या है? व्यवहारवाद। आप मेरे को बताएं व्यवहारवाद की दो देन कौन कौन सी? एक तो व्यवहारवाद ने ये वाली बात दी है, वस्तुनिष्ठ विधियां दी हैं। एक व्यवहारवाद वंश क्रम को नहीं मानता बल्कि वातावरण को मानता है। ये दो बातें याद रखना व्यवहारवाद की। आपने जो समझा वो प्रत्यक्षीकरण होता है ना? पढ़ेंगे हम, वापस भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट, ये बता दो स्मृति, प्रत्यक्षण, संप्रत्य निर्माण, समस्या समाधान आदि किस क्षेत्र में आते हैं? वो 6 थे ना, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, अध्यापक। बोलो, सवास, अधिगम प्रक्रिया, राइट आंसर। ये पता है कब आया था? अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट, बस खुशियां हो गई आपके लिए। हाँ बेटा, हाँ, यस यस, एक करेक्शन है। देखो 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 देखो, एक करेक्शन है बच्चों। वो उसने टाइप में मिस्टेक कर दिया था। आप भी देख लो, ऐप वालों भी देख लो, कहां गया वो? यस, ये कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? शिक्षार्थी आता है, आता ना, सीखने की प्रक्रिया आता है, सीखने की परिस्थिति आता है। क्या गलती करी थी उस दिन? हमने भी करी थी, चूंकि वो मिस प्रिंट था इसलिए। निर्देशन आता है कि नहीं आता? मानसिक स्वास्थ्य को हमने बोला था कि मनोविज्ञान में, मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान का भी हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है क्लिनिकल, लेकिन काउंसलिंग में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मनोविज्ञान में भी हम पढ़ते हैं और फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक भी है, इसलिए ये भी है। तो यहां नीचे जो बात थी ना, वो भूल गया था टाइपिस्ट नीचे वाले, इसलिए हमको 4 में से एक ढूंढना था, तो हमने एक चौथा ढूंढा, जबकि वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। तो इसमें सभी सही होंगे। इसका राइट आंसर है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आप बोलेंगे साहब आपने मानसिक स्वास्थ्य अलग से तो नहीं बताया, तो भले अलग से नहीं बताया, पर वो 6 बिंदु हैं, 6 में मानसिक स्वास्थ्य भी है। पाठ्यक्रम निर्माण अलग से नहीं बताया, पर जो 6 बिंदु हैं, है ना, अधिगमकर्ता से लेकर शिक्षक तक, उनमें पाठ्यक्रम निर्माण भी है। तो ये ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना आप भी, ऐप वाले बच्चों। चारों हैं, इसलिए सभी डी राइट आंसर है। आप सबको बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे मेरे को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आधार क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। कमाल की बेमिसाल बेहतरीन बातें हैं। और कल से हम कुछ चीजें आपको हम लाइव देंगे, कुछ रिकॉर्डेड देंगे। एक पहला टॉपिक हमारा हो गया, उसको हम बखूबी पूरा कर चुके हैं। एक रिवीजन उसका और करेंगे। छोटी मोटी बात कोई और कहीं से मेरे को मिलती है कि साहब ये यूपी टेट में आया हुआ है, ये बिहार टेट में आया है, वो प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये सारे बेहतरीन चीजें हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने दोस्तों को सबको लेके आए। बाय। आज खाली अंकिता आप ही है, आप और प्रशांत दो लोग ही है। अब एक वो आई। आपके पास